हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण के बारे में। एल्किल हैलाइड 3 प्रकार से रासायनिक गुण देता है। अगर हम बात करें एल्किल हैलाइड मींस RH के रासायनिक गुण कितने प्रकार की प्रॉपर्टी देते हैं एल्किल हैलाइड? 3 प्रकार। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर हम फर्स्ट की बात करें, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। Substitutions nucleophilic reaction. Substitutions nucleophilic reaction. दूसरा हमारे पास ये विलोपन अभिक्रिया देता है। विलोपन अभिक्रिया मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि जब हमारे पास रिएक्शन के अंदर एटम्स की कमी होती है उसे हम बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। एटम्स की क्या हुआ करती है? कमी, यानी कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड। मतलब एल्किल हैलाइड से जब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? विलोपन अभिक्रिया। तो ये विलोपन अभिक्रिया देता है। तीसरी हमारे पास धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया, ठीक है। रिएक्शन विद मैटर, रिएक्शन विद मैटर, धातु से क्रिया। अगर मैं इसमें एक और ऐड करूं तो यहां पर एक और रिएक्शन हुआ करती है अपचयन, रिडक्शन भी हुआ करता है एल्किल हैलाइड का। तो मोस्टली रिएक्शन जो हुआ करती है 95 या 96% जो रिएक्शन होती है वो 3 टाइप्स की हुआ करती है। कि हमारे पास एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, दूसरी विलोपन अभिक्रिया होगी और तीसरी हमारे पास होगी धातुओं से क्रिया। तो आज का लेक्चर हम जो पढ़ने वाले हैं वो केमिकल रिएक्शन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर के ऊपर होगा। ये भी हमारे पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की हुआ करती है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया किन्हें बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जो एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण है वो 3 प्रकार से हुआ करते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, विलोपन और तीसरा धातुओं से क्रिया। तो आज हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और नोट साथ साथ बनाते चलें। हम बात करें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। होता क्या है कि मेरे पास अगर एल्किल हैलाइड है RH है, R मतलब एल्किल, X मतलब हैलाइड, X में क्या आ सकता है? ClBrI। अगर एल्किल हैलाइड और इसकी रिएक्शन अगर मैं KOH से कराऊं, KOH कैसा हो? एक्वस, जलीय हो, तो क्या होगा? ये चीज ब्रेक होगी। X मतलब हैलोजन, हैलाइड की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है कार्बन से। R मतलब R क्या है? कार्बन ही तो है, CH3, C2H5, C3H7, यही तो रख सकते हैं R की जगह। पढ़ाया था एल्किन के बारे में मैंने बेसिक लेक्चर में। R क्या है? X ये है,
तो एक चीज मैं आपको बता दी, फोन सीरियल भी आ गई, डैश डैश कार्बन डैश डैश हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या आती है, मेटल्स आ गए। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो मैं अगर कहूं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है हैलोजन से, भाई आई की भी ज्यादा है, Br की भी ज्यादा है, Cl की भी ज्यादा है, ऑक्सीजन की भी ज्यादा है, किससे, कार्बन से। तो बॉन्ड उसी की तरफ को ब्रेक होता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है बॉन्ड उसी की तरफ को ब्रेक होता है। मतलब x की ज्यादा है तो बॉन्ड किसकी तरफ को ब्रेक होगा, x की तरफ को। अगर बॉन्ड x की तरफ को ब्रेक होगा तो R पे प्लस आएगा और x पे माइनस। और मैंने आपसे कहा था कि माइनस वाली स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ध्यान रखना, आज का लेक्चर अगर आप न्यू हो तो इस लेक्चर को देखने से पहले, इससे पहले वाला लेक्चर देखना, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। मैंने नाभिक स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के बारे में पढ़ा रखा है। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आप सर्च करना और वो लेक्चर देखना सबसे पहले, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बाय विजन इंस्टीट्यूट, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। तो x पे माइनस आया, माइनस आया तो हम क्या बोलते हैं, जिसमें माइनस होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं उन्हें न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ऐसे अगर हम ब्रेक करेंगे इसको, K पे प्लस आएगा, आयनिक कंपाउंड है, और OH पे आएगा माइनस। अब ये भी माइनस है, ये भी क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल होगा, राइट। अब बताओ इस R+ को कौन अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, मतलब इस R+ पर कौन जाकर अटैक करेगा, OH-, और ये यहाँ पर जाएगा और इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो R2+, OH पे माइनस, तो R ने OH के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, ROH। K पे प्लस, X पे माइनस, तो K ने X के साथ बॉन्ड बनाया। कुछ समझ पा रहे क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल हटा, भाई X हटा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर लग गया, तो प्रतिस्थापन हुआ एक न्यूक्लियोफाइल का दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। समझ रहे, समझो कि x तो निकल गया ना, x पे माइनस आ गया, R से पहले x जुड़ रहा था, x न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा था, अब x हट गया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर लग गया, मींस ये अल्कोहल है। तो हुआ क्या, एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन हो। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक दुर्बल नाभिक स्नेही का किसी प्रबल नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनो, एक नाभिक स्नेही का किसी दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। समझ रहे बात, समझ रहे, एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा जो प्रतिस्थापन होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आ रही है बात समझ। अब हमारे पास ये जो नाभिक स्नेही है इसे हम Sn से डिनोट करते हैं। Sn मतलब, S मतलब सब्स्टिट्यूशंस मींस प्रतिस्थापन, N मतलब न्यूक्लियोफाइल, मतलब प्रतिस्थापन किसका है, न्यूक्लियोफाइल का। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, Sn से प्रदर्शित करते हैं। Sn मतलब प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफाइल का। और ये Sn जो है वो दो प्रकार से होता है, एक Sn1 सब्स्टिट्यूशन और एक Sn2। मतलब ये जो प्रतिस्थापन होगा, ये प्रतिस्थापन कितने प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। एक को हम कहेंगे Sn1 प्रतिस्थापन और दूसरे को कहेंगे हम Sn2 प्रतिस्थापन। तो आज के लेक्चर में हम किस चीज की डील करने वाले हैं, ओनली Sn1 के बारे में, ओनली Sn1 के बारे में पढ़ेंगे। भाई मैंने प्रतिस्थापन तो पढ़ा दिया कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार से Sn से डिनोट करते हैं और ये दो प्रकार की होती है, एक Sn1 और एक Sn2। आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं Sn1 के बारे में। अगले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे Sn2 और इनमें डिफरेंस के बारे में। समझ में आने के बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, Sn1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। Sn1 के
कंप्लीट बात पढ़ेंगे आज SN1 के बारे में। अच्छा एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो x निकला, मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पर k पे प्लस है, ठीक है, तो x पे माइनस होगा। ये जो x निकला, इस निकलने वाले को हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो मैंने उस लेक्चर में लिविंग ग्रुप के बारे में पढ़ा रखा है, जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में पढ़ा है। वहां पर मैंने थोड़ा सा लिविंग ग्रुप के बारे में बता रखा है। लिविंग ग्रुप निकलने वाला, तो x यहाँ से निकल रहा है, तो x को हम क्या कहेंगे, लिविंग ग्रुप कहेंगे। ये भी बात ध्यान रखें। तो चलें इसे मैं रफ कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे आज बहुत बात करनी है SN1 के बारे में। साथ साथ नोट करते चले, नोट्स बनाते चले अच्छे से। SN1 के बारे में, SN1 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप सबको पता होनी चाहिए। कुछ मेन थिंग्स हुआ करती, मेन बातें हुआ करती, कुछ मेन पॉइंट्स। सबसे पहले SN1 टर्शियरी एल्किल हैलाइड देते हैं और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड देते हैं। टर्शियरी एल्किल हैलाइड देंगे और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड देंगे। SN1 होती है। अगर कहीं पर टर्शियरी दिख गया तो समझ जाओ वो कौन सी नाभिक से निपटते स्थापना अभिक्रिया होगी, SN1 होगी। दूसरा, इसके अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब विलायक जो लेंगे वो कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए और प्रोटिक भी हो। पोलर मतलब जो आयनों में टूटता हो, आयनों में टूटता हो। प्रोटिक मतलब टूटने पर प्रोटॉन देता है, H+ देता है। टूटने पर क्या देता है, प्रोटॉन देता है, H+ देता है। उसे हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसा विलायक जो आयनों में टूटता हो और प्रोटॉन देता हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2 हो सकता है, हमारे पास C2H5OH हो सकता है, मींस अल्कोहल हो सकता है, और एसिटिक एसिड हो सकता है, फॉर्मिक एसिड हो सकता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, पोलर भी होते हैं और साथ में हमें प्रोटॉन भी देते हैं, H+ भी देते हैं और ये पोलर भी हुआ करते हैं, आयनों में भी टूटते हैं। ये आयनिक कंपाउंड जो होंगे, वाटर H+ देगा, पोलर प्रोटीन। तीसरा, इसके अंदर जो फॉर्मेशन हुआ करती है वो कार्बोकेटाइन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, कार्बोकेटाइन, ठीक है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को बोलते हैं मध्यवर्ती, यानी कि बीच का उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, कार्बोकेटाइन होता है। और मैंने बताया था आपको मार्कोनिकोव नियम में कि अगर कहीं पर कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल मतलब पुनर्विन्यास। हिंदी में अगर बात करूं तो पुनर्विन्यास, वहां पर क्या पॉसिबल होगा, पुनर्विन्यास पॉसिबल होगा। तीसरी लास्ट बात, इसके अंदर रैसमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है बोलो, रैसमिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रैसमिक मिक्सचर बनता है। रैसमिक मिक्सचर, रैसमिक मिक्सचर का मतलब होता है कि हमारे पास एक चीज होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसमें D और L रूप हुआ करते हैं, जिसे हम R और S बोलते हैं, D और L रूप। जब D plus L 50-50% बने, 50% D बने और 50% L बने, तो दोनों का मिश्रण DN होगा और DN को हम क्या बोलते हैं, रैसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो इसके अंदर D भी बनता है और L भी बना करता है। कितना परसेंट बनता है, 50-50%, और 50-50% को हम क्या बोलते हैं, रैसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में इन सारी बातों पे, इन सारे टॉपिकों पे बात की जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का SN1। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। मोस्टली SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन बच्चों के बहुत ही कम समझ में आती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत ही अच्छे समझाने की, और बहुत स्लो करके आराम से आपको समझाया जाएगा। आप भी समझने की कोशिश करेगा बहुत अच्छे से।
तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप नोट कर लो इसको, मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज SN1 अभिक्रिया। एकानुक, हेडिंग लगाओ, एकानुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन substitutions nucleophilic unimolecular SN1 reaction, इसकी बात करें। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। पहली बात इसकी, हमने देखा कि भाई SN1 का जो मतलब होता है ये अभिक्रिया की कोटि से हुआ करता है। एक चैप्टर पढ़ने वाले हम, 12th का चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक। उसके अंदर हम बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, अभिक्रिया की कोटि के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इन सब के बारे में। तो SN1 अभिक्रिया की SN1 अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटि या SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है, ऐसा बोल देते हैं। SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है, प्रथम कोटि की होती है। मतलब ये जो SN1 का मतलब यहाँ पर क्या है, कोटि से। SN1 मतलब अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो क्या होगी, प्रथम होगी। तो SN1 अभिक्रिया में प्रथम कोटि की होती है, SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। SN1 अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की। कहीं हम बात अगर करें तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता भी कह देते हैं कि 1 आणविकता को शो कर रहा है, जबकि आणविकता नहीं बताई जा सकती, बस ओनली हम बात करते हैं कोटि की। तो SN1 अभिक्रिया कैसी होती है, प्रथम कोटि की। दूसरी बात करते हैं इसमें। दूसरी बात, SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल, ये इंपॉर्टेंट बात है, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, एल्किल हैलाइड इज RH, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, निर्भर करता, यानी कि जो अभिक्रिया का वेग होगा, SN1 अभिक्रिया जो हो रही होगी, उस SN1 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होगा, रेट होगा, वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। अभी पॉइंट समझते रहे आप, बाद में सारी चीजें आपको सामने आ जाएगी। यानी कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का जो रेट, किस रेट से रिएक्शन हो रही है, वो केवल डिपेंड करेगा एल्किल हैलाइड की सांद्रता, मतलब dx/dt, जिसे हम रेट बोलते हैं, dx/dt, वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे डिपेंड करेगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक की सांद्रता पे डिपेंड
नहीं करेगा। हम आपने देखा था ना अभी, आपने क्या देखा था कि एल्किल हैलाइड की जब हमने रिएक्शन कराई थी OH माइनस से मान के चले, तो यहाँ से X माइनस निकला था, R पे प्लस आया, OH पे माइनस आया था, तो ROH बनाने तो X माइनस बाहर गया था। ठीक, तो यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर एल्किल हैलाइड है और इसे हम क्या बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो ये अगर SN1 रिएक्शन है तो SN1 अभिक्रिया में जो रेट डिपेंड करेगा वो ओनली केवल Rx पे डिपेंड करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस Rx की सांद्रता को 2 गुना कर दूं, कितनी 2 गुना कर दूं, तो अभिक्रिया का वेग भी 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना तेजी से रिएक्शन होगी। जितना आप Rx लोगे उतनी तेजी से रिएक्शन होगी। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेह अभिकर्मक की सांद्रता को 2 गुना कर दूं तो इसके रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेह पर निर्भर नहीं करता, इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। बात समझ में आ रही है? केवल किस पे निर्भर करता है? Rx पे निर्भर करता है। Rx की सांद्रता बढ़ाओगे K कांस्टेंट आएगा अनुकरण पर, Rx की सांद्रता बढ़ाओगे एल्किल हैलाइड की सांद्रता बढ़ाओगे, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। इसकी सांद्रता घटाओगे इसकी वेग घटेगा, अभिक्रिया का वेग घटेगा। लेकिन अगर आप नाभिक स्नेह अभिकर्मक का वेग बढ़ाओगे, नाभिक स्नेह अभिकर्मक की सांद्रता बढ़ाओगे या घटाओगे तो इसके रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलिए तीसरा पॉइंट SN1 अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। कितने पदों में? 2 पदों में पूर्ण होती है। SN1 अभिक्रिया जो होगी वो 2 पदों में पूर्ण होगी। पहले पद को बोलेंगे हम स्लो स्टेप और दूसरा होगा फास्ट स्टेप। तो SN1 अभिक्रिया 2 पदों में कंप्लीट होगी। कैसे होगी वो अब देखते हैं। अब इसे नोट करो। पहली बात समझ लो, SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि की होती है। दूसरी बात क्या, SN1 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होगा वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगा, नाभिक स्नेह अभिकर्मक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। मतलब अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो केवल Rx पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब आप न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता 2 गुना करो या 4 गुना करो, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता रेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप एल्किल हैलाइड की सांद्रता बदलोगे तो रेट भी बदलेगा। चौथी बात हमारे पास, तीसरी बात SN1 अभिक्रिया 2 पदों पूर्ण होती है। और चौथी बात जो मैं भूल गया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। SN1 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल को Ni माइनस से डिफाइन करते हैं। न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए, यानी कि SN1 अभिक्रिया में जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक बेस कैसा हो? वीक। अगर वैसे नोट करके लिख लेना, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होने पर एलिमिनेशन होगा, प्रतिस्थापन नहीं होगा। हाँ जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने धोखे से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो वहां पर प्रतिस्थापन नहीं होगा, बल्कि वहां पर क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी? डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि SN1 अभिक्रिया में जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो कैसा हो?
वीक न्यूक्लियोफाइल हो। और वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम पिछले लेक्चर पढ़ा चुके हैं आपको, तो वहां से अच्छे से और समझना उसको। SN1 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? वीक। अगर धोखे से स्ट्रॉन्ग हो गया न्यूक्लियोफाइल तो फिर क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, प्रतिस्थापन वहां पर नहीं होगा। ये चार बातें आपके माइंड में SN1 से रिलेटेड होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं SN1 मैकेनिज्म की ओर, SN1 क्रियाविधि की ओर। रफ करूं इसको मैं, चलिए। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। SN1 मैकेनिज्म, SN1 क्रियाविधि। अब बात सारी समझ में आई क्या? तो SN1 अभिक्रिया दो स्टेप में हुआ करती है। स्टेप फर्स्ट, चलो पहले हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। हमारे पास क्या होगा? टर्शियरी एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया देगा। अगर मैं इसकी टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड लूं, टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन अगर मैं डाइल्यूट या एक्वस NaOH से करा दूं, एक्वस NaOH वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा यहां पर ही, तो अटैक होगा OH का, NaBr बाहर होगा, OH अटैक होगा, क्योंकि Br यहां से माइनस के रूप में निकलेगा, Na में प्लस आएगा, Br पे माइनस, NaBr बाहर, और क्या लग जाएगा? OH प्लस NaBr। टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल, इसको हम क्या बोलेंगे? टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल। जी हाँ, टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल। अब ये रिएक्शन कितनी तेजी से हुई, ये रिएक्शन कितने पद में हुई, इस सब के बारे में बताता है SN1। पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, स्टेप फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, याद हो आपको बताया था भी, क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो SN1 में स्टेप फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। यानी कि स्टेप फर्स्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन स्टेप, यानी कि कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। मैं ये भी लिख देता हूं, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तो धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है भाई, विद्युत ऋणात्मकता Br की बहुत ज्यादा है कार्बन से, तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा, और बॉन्ड को धीरे धीरे अपनी ओर को क्या करेगा? ये ब्रेक करेगा। Br पे क्या आएगा? माइनस, C पे क्या आएगा? प्लस। आपको क्या मिला? CH3, C पे क्या आया? प्लस, और Br पे क्या आया? माइनस। जी हाँ, कार्बन पे प्लस है तो इसको हम क्या कहेंगे? कार्बोकेटाइन। क्या कहेंगे? कार्बोकेटाइन। अब ये स्टेप कैसा है? अभी मैंने बताया कि Br धीरे धीरे टूट रहा होगा, ऐसे थोड़े हीट दिए एकदम टूट गया, धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर शिफ्ट कर रहा होगा, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, मतलब ये स्लो स्टेप है। कैसे स्टेप है? स्लो स्टेप। और अभिक्रिया का जो रेट है वो हम किससे, कौन से स्टेप से लेते हैं? स्लो स्टेप से। मतलब ये कैसे स्टेप है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब रेट ज्ञात करने की तरह वाला पद, रेट बताने वाला पद कि यह अभिक्रिया कितनी तेजी से हुई होगी, वो हम इस स्टेप से रेट निकालेंगे। स्लो स्टेप भाई, आप थोड़ा असम्पशन करें, आप थोड़ा माने। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, कहना क्या चाहता है। पहले हम चलो सेकंड स्टेप लेते हैं एक बार, स्टेप सेकंड में क्या होगा? जैसे ही कार्बन पे प्लस आएगा,
जैसे कार्बन पे क्या आया प्लस, तो न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक कर देगा, मींस OH माइनस यहाँ पर जाकर अटैक करेगा। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों के बीच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब आयनिक रिएक्शन है, प्लस माइनस के बीच आयनिक रिएक्शन होती है, और आयनिक रिएक्शन कितनी तेजी से पूरी हो जाती है 10 के 14 सेकंड में। जी हाँ, 10 के 14 सेकंड में आयनिक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये कैसी रिएक्शन होगी बताओ? फास्ट होगी, बहुत तेजी से हो रही होगी, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3OH, फास्ट रिएक्शन। अब मुझे आप बताओ कि मेरे पास दो स्टेप रिएक्शन हो रही है, एक पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बना, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने जाकर अटैक करा और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की। अब थोड़ा बात को समझो, मान लो कि मेरे पास, थोड़ा बात को समझ में, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है कुछ इस तरह का, इस तरह का कंटेनर है, और यहां पर एक हमने बॉक्स रखा। अब थोड़ा बात समझना, इसमें मैंने क्या डालना शुरू करा? बहुत सारा सामान डाल दिया, ये बर्डन यहां से आगे कर लो। अब मुझे बताओ कि मान लीजिए यहां से ये जो मॉलिक्यूल है इसको निकाल, अब इसको निकलने के लिए इसके आगे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल रखे हुए हैं। अब अगर आप देखो कि अगर ये मॉलिक्यूल यहां आ गया तो यहां से जो एकदम नीचे मिलेगा आपको। थोड़ा बात को समझो, आपने यहां पर मॉलिक्यूल डाला, ये ऊपर था, धीरे धीरे सरकता नीचे आया, टाइम लग रहा होगा इसे नीचे आने में, थोड़ा सा धीरे धीरे सरकता नीचे आया, टाइम लग रहा होगा, धीरे धीरे सरकता, जैसे ही यहां आया तो तुरंत कहां मिलेगा आपको? नीचे। मतलब यहां से यहां आने में कोई समय नहीं लगा होगा इसे, लेकिन यहां से यहां तक आने में समय लग रहा होगा। यहां तक ना दो स्टेप है, यहां से यहां तक आने फर्स्ट स्टेप, यहां से यहां तक आना सेकंड स्टेप। यहां से यहां तक आने में कोई समय नहीं लगा, समय लगा, धीरे धीरे यहां से यहां तक आ रहा, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, धीरे धीरे आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही यहां आया होगा तुरंत आपको कहां मिलेगा? कंटेनर। मतलब यह है कि यहां तक आना इंपॉर्टेंट है, यहां से यहां तक तो एकदम आपको नीचे मिलेगा। मतलब जैसे धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तो कार्बोकेटाइन मिलना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कार्बन पे प्लस आएगा, OH माइनस तुरंत अटैक कर रहा है, और कितनी तेजी से रिएक्शन हो जाएगी? 10 की पावर माइनस के 14 सेकंड में। मतलब अगर ये रिएक्शन 1 सेकंड में हुई मान लो, तो दूसरे स्टेप होने में कितना समय लगेगा? तो 0.00000 14 जीरो लगानी है, कितनी? 14, इतने से सेकंड में हो गई। तो बताओ 1 सेकंड की तुलना में ये वाली चीज तो जीरो है भाई, 1 सेकंड की तुलना में ये वाली चीज क्या हो गई? जीरो है। समझ गए भाई? मान लीजिए किसी पर आपके 20,000 10 रुपए या 5 रुपए, अब आप उससे मांगने गए, उसने एक बार मना कर दिया कि भाई आज है नहीं, आप दोबारा गए तो आप दूसरे क्या करेंगे? यार 20,000 दिलवा दे, 5 रुपए की तो कोई बात नहीं है। या उसने अगर आपको 20,000 ही दिए तो उससे आप 5 रुपए की डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि 20,000 की तुलना में 5 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। अब समझ पा रहे हो? हाँ, मैं ये भी समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टेप फर्स्ट है वो धीरे धीरे ब्रेक हो रहा होगा, यानी कि जितना समय लग रहा होगा रिएक्शन को होने में वो सब यही लग रहा होगा। यहाँ पर तो आते जैसे कार्बोकेटाइन मिला तो तुरंत इसने अटैक कर दिया, तुरंत प्रोडक्ट बन गया। तो इस अभिक्रिया को होने में जितना समय लगा और इस अभिक्रिया को होने में जितना समय लगा, तो इसमें लगे समय का और इसमें जो लगा समय वो इसकी तुलना में ये जो समय होगा वो नेग्लिजिबल होगा। भाई देखो तो कितना छोटा टाइम है, पूरी हो रही है। तो इसमें जो समय लगा वो इसके अकॉर्डिंग क्या है? जीरो है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि जो अभिक्रिया की जो रेट है, दर है, वो केवल इसी पर डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। केवल किस पे डिपेंड करेगी? इस पे। अब बात करें फर्स्ट स्टेप पर डिपेंड करेगी। मतलब फर्स्ट स्टेप में कौन है? केवल एल्किल हैलाइड। सेकंड स्टेप में कौन है? न्यूक्लियोफाइल। तो अब मुझे बताओ आप
कि भाई सेकंड स्टेप पे तो डिपेंड ही नहीं करी अभिक्रिया की तरफ। अभिक्रिया का वेग तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये फर्स्ट स्टेप पे, और फर्स्ट स्टेप में कौन है बस आपका, हाँ एल्किल हैलाइड, बिल्कुल सही, कौन है एल्किल हैलाइड। मतलब यानी कि रेट जो है, मैं ये लिख देता हूं, रेट जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, एल्किल हैलाइड। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तुरंत प्रोडक्ट मिल जाएगा, बस समझ लो आपकी रिएक्शन हो गई, हमारी रिएक्शन हो गई। अगर ये टूट गया तो ये मिलना बड़ी बात है, ये तो एकदम रिएक्शन करेंगे फटाक से, ये मिलना बड़ी बात है। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। तो रेट डिपेंड करता है केवल एल्किल हैलाइड। अब मुझे बताओ एल्किल हैलाइड का कितना मॉलिक्यूल यूज करा, यहां पर तो एक ही है, तो रेट में ये मॉलिक्यूल कहां जाता है, पावर में जाता है। कहां जाता है, पावर में। और ये जो पावर होती है ये पावर कहलाती है अभिक्रिया की कोटि। तो कितनी कोटि है, कितनी पावर है, एक, इसलिए अभिक्रिया की भी कोटि कितनी होगी, एक होगी। यानी कि सांद्रता पदों की घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। कितनी घात है भाई, एक ही तो है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, एक। इसी को हमने आणविकता बोल दी। कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं एल्किल हैलाइड के, एक, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर है, एक ही मॉलिक्यूल भाग लेता है अभिक्रिया किसका, एल्किल हैलाइड का, क्योंकि रेट इसी पे डिपेंड की जाए। बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई। तो चलिए नोट करो इसको अच्छे से, इसे नोट करो। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो बात समझ में आनी चाहिए। अगर अभी भी डाउट है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करना, दोबारा से समझने की कोशिश करना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात न्यूक्लियोफाइल कि SN1 अभिक्रिया दो स्टेप में पूरी होती है। पहले में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, दूसरे में हमारे पास क्या हुआ करता है, न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण हुआ करता है। अब कार्बोकेटाइन और न्यूक्लियोफाइल मतलब प्लस माइनस के बीच का अटैक है, तो बहुत तेजी से प्रोडक्ट बन जाया करता है। यानी कि टोटल रेट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एल्किल हैलाइड पर, कि भाई जितनी देर लगेगी टूटने में बस वही अभिक्रिया की दर होगी, नहीं तो प्रोडक्ट तो आपका तुरंत बन ही जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं SN1 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन, त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। स्टीरियो का मतलब यहां पर, त्रिविम का मतलब यहां पर समावेयता के स्पेस में ये दो प्रकार की समावेयता प्रदर्शित करता है, एक प्रकाशिक समावेयता और एक होती है ज्यामितीय समावेयता। समावेयता उन्हें बोलते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, उनको हम एक दूसरे के समावेयी बोलते हैं। ये घटना समावेयता कहलाती है। तो हम बात करें यहाँ पर त्रिविम रसायन, मतलब त्रिविम रसायन मतलब जिनमें दो प्रकार की समावेयता, एक प्रकाशिक समावेयता और एक ज्यामितीय समावेयता। तो एल्किल हैलाइड एक प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित करते हैं और ये ऑप्टिकली मतलब देखा जाता है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कौन सा ऑप्टिकली डीएक्टिव होगा। मतलब हमारे पास जब हम प्रकाशिक समावेयता की बात करते हैं तो अगर किसी लाइट को, प्रकाश को हम सॉल्यूशन में डालें, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर असमित कार्बन, कौन सा कार्बन है बताओ भाई, असमित कार्बन। और असमित कार्बन के बारे में पढ़ा रखा है, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी होती है, ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, असमित कार्बन। तो अगर मैं लाइट को प्रकाश को ऐसे सॉल्यूशन में डालूं जिसके अंदर, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डालूं जिसके अंदर असमित कार्बन हो,
तो वो लाइट को रोटेट कर देगा, या तो रोटेट होगा घड़ी की दिशा में या रोटेट होगा घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर रोटेट हुआ घड़ी की दिशा में तो हम बोलते हैं डी रूप, यानी कि दैट्स रोटेटिंग। अगर रोटेशन हुआ घड़ी की विपरीत दिशा में तो हम क्या बोलते हैं एल रूप, मतलब लीव रोटेट। थोड़ी सी बात समझ लो, फिर जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां अच्छे समझ में आ जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ त्रिविम का मतलब यहाँ पर दो तरह के आइसोमेरिज्म से हुआ करता है, लेकिन एल्किलाइड प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाशिक समावयवता मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर असमित कार्बन, असमित कार्बन एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी हो, उसे हम असमित कार्बन बोलते हैं। अगर मैं लाइट को एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाल दूं जिसके अंदर असमित कार्बन है तो वो लाइट को रोटेट कर देता है। कैसे रोटेट करेगा, या तो घड़ी की दिशा में करेगा या घड़ी की विपरीत दिशा में करेगा। अगर घड़ी की दिशा में होगा तो उसे हम डी रूप बोलेंगे, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में होगा तो उसे हम एल रूप बोलेंगे। चलिए हम बात करें SN1 का त्रिविम रसायन। पहली बात SN1 के त्रिविम रसायन से रिलेटेड पहली बात क्या है कि हमारे पास SN1 अभिक्रिया में वीक बेस बोल दो, न्यूक्लियोफाइल बोल दो, एक ही बात है, वीक बेस और न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होता है। मतलब अटैक जो करता है वो बेस कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। दूसरा SN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है ना SN1 अभिक्रिया में। कार्बोकेटाइन मतलब ये चीज है मेरे पास, कार्बन के जब प्लस आता है, मान लीजिए यहाँ पर CH3 चलो, यहाँ भी हमारे पास CH3 है, यहाँ भी हमारे पास CH3 और यहाँ पर Br। अब धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, Br की तरफ को ब्रेक हो रहा होगा। P आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, P ऑर्बिट हुआ करता है, P सबशेल जिससे ओवरलैपिंग हो रही है, P की P के द्वारा ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग है। अब ये धीरे धीरे Br निकल रहा है, तो Br निकलेगा तो कार्बन पे आएगा प्लस, तो ये CH3 ऐसे रहेगा, ये CH3 ऐसे रहेगा, ये CH3 ऐसे रहेगा। अब ये जो p ऑर्बिटल है पहले तो जुड़ा हुआ था Br से, अब कार्बन पे प्लस आएगा और ये p जो ऑर्बिटल है इसका एक p ऑर्बिटल वो कैसा रह जाएगा, खाली रह जाता है। कैसा रह जाता है बोलो, खाली रह जाता है, खाली p कक्षा। ये कैसा कक्षा है बोलो, खाली p कक्षा। यानी कि मैंने कहा SN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। वो कैसे होती है, मैं मान लीजिए Br लग रहा था यहाँ पर, तो Br धीरे धीरे बाहर निकल रहा होगा, बोलो निकल रहा होगा ना, तो धीरे धीरे बाहर निकल रहा होगा। तो जो P ने ओवरलैपिंग कर रखी थी इस Br की P से, समझ रहे, तो ये तो अपना लेके बाहर हो गया, Br पे क्या आ गया माइनस, अब कार्बन का तो खाली हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल कौन, न्यूक्लियोफाइल दो साइड से अटैक कर सकता है क्योंकि इसकी दोनों पोजीशन खाली हो गई, ये वाली भी और ये वाली। अगर न्यूक्लियोफाइल ने यहां जाकर आक्रमण करा, कर सकता है ना भाई, यहां भी जाकर आक्रमण कर सकता है और यहां भी जाकर आक्रमण कर सकता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल ने वहां आक्रमण करा जहां Br लगा हुआ था, मतलब जहां से Br निकला वहीं आक्रमण करा, तो उसे हम बोलते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। रिटेंशन मतलब अवधारण, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अवधारण। बड़ा अजीब सा नाम है ना, तो यही सही है, रिटेंशन प्रोडक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन प्रोडक्ट। मतलब जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, जहां से निकला वहीं जाके न्यूक्लियोफाइल लगे, इसे हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन। फ्रंट से अटैक हो रहा है, सामने से अटैक हो रहा है, जहां से Br निकल रहा है वहीं से अटैक हो रहा है। अगर अटैक बैक साइड से हुआ, कहां से हुआ, बैक साइड से हुआ, तो जैसा था उसका अपोजिट बनेगा, तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट उसे हम क्या बोलेंगे, बोलो इन्वर्जन प्रोडक्ट, मतलब प्रतिलोमन उत्पाद। प्रतिलोमन उत्पाद, बड़े अजीब से नाम है, तो इंग्लिश ही ठीक है, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? कार्बोकेटाइन बनने से अटैक दो साइड से होगा। कितनी साइड से अटैक होने वाला है? दो साइड से। एक तो फ्रंट से, दूसरा बैक से। समझ रहे हैं? अब इसे नोट करो। नोट कर लिया? चलो अब मैं आगे चलता हूं। दोनों साइड से अटैक हो सकता है, बैक साइड से भी और फ्रंट से भी। जब फ्रंट से अटैक होगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, जब बैक से होगा तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। चलिए, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास फॉर्मेशन कार्बोकेटाइन की हुई तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक इन्वर्जन और एक रिटेंशन। ऐसे में वीडियो में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। दूसरा, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट, सॉरी तीसरा प्रोडक्ट, ठीक है। एसिनल अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण दोनों दिशाओं से हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण फ्रंट मतलब सामने, तथा रेयर बोल दो, रेयर मतलब विपरीत, दोनों दिशाओं से हो सकता है। से हो सकता है। फ्रंट सामने से भी हो सकता है और विपरीत से भी हो सकता है। अगर सामने से होगा तो इन्वर्जन बनेगा, अगर बैक से होगा तो रिटेंशन बनेगा। आ गई बात समझ में? तो इसे नोट करें आप। फिर अब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में नोट कर लिया होगा आपने सब चीजें। चलो अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म, हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसा कार्बन लेना है जिसके अंदर एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी हो। ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं? चिराल कार्बन बोलते हैं या असंयोजक कार्बन। एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी हो। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे किसी न्यूक्लियोफाइल से, OH- का अटैक कराएंगे, तो Br निकलेगा। दो साइड खाली होगी, एक आगे की और एक पीछे की। तो प्रोडक्ट दो बन सकते हैं। एक तो वो बनेगा जहां पर Br लगा होगा, तो हमने अगर वहीं पर प्रोडक्ट बना दिया जहां पर Br लगा, तो इसे हम बोलते हैं, बोलो, रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन। एक अपोजिट लगाएंगे Br के जस्ट अपोजिट, तो C6H5 तो सामने आ जाएगा, OH पीछे आ जाएगा। तो दूसरा में क्या मिलेगा? सॉरी, यहां पर हमें लगेगा OH, इधर CH3, यहां कौन आ जाएगा? C6H5 और यहां पर H। इसे हम क्या बोलेंगे? इनवर्स। इनवर्स, ये रिटेंशन और ये इनवर्स। बात समझ में आ रही है? मैकेनिज्म देखो क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास स्टेप फर्स्ट में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। ध्यान रखना ये प्रोडक्ट कहां बना करते हैं? रिटेंशन और इन्वर्जन। जब ऐसा कार्बन हो जिसके अंदर चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी हो, जैसे ये, जबकि उसमें तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा था। तो यही की बात चल रही है जिसमें एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी होती है। इसमें सबसे पहले क्या होने वाला है? धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Br की तरफ को ब्रेक होगा और कार्बन पे क्या आने वाला है? प्लस, हमें कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इस
तरह से C ऊपर CH3 रख दूं, यहाँ पर मैं C6H5 कह दूं, यहाँ पर H कह दूं, इस पर क्या दिखा दूं प्लस, और यहाँ से कौन बाहर हो गया Br। इस कार्बोकेटाइन, अब इस कार्बोकेटाइन पर दो साइड से अटैक हो सकता है, पीछे से और एक आगे से, तो मैं यहाँ पर बीच में दिखा देता हूँ इसको C6H5H। एक बार अटैक दिखाएंगे हम फ्रंट से और एक बार अटैक दिखाएंगे हम बैक से। अगर मैं फ्रंट से अटैक दिखा रहा हूं तो यहाँ OH लग जाएगा, यहाँ CH3, तो जहां से Br निकला वहीं पर लगा प्रोडक्ट, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, बोलो रिटेंशन। जैसा है वैसा का वैसे का रिटेंशन, कोई टेंशन नहीं, जैसा है वैसा का वैसा का। अगर अपोजिट लगा दूं, इधर OH लगा दूं, तो यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ पर C6H5, तो अपोजिट अटैक हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन। अब ये जो इन्वर्जन है, इन्वर्जन जब हम देखते हैं कि D रूप है या L रूप, तो हम इनका रोटेशन देखते हैं। रोटेशन कहाँ होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट को हम पहला नंबर देते हैं, भाई Br का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, तो पहले नंबर हम इसको देंगे। दूसरा देंगे हम किसको, बेंजीन वाले को, किसको, बेंजीन को, क्योंकि हमारे पास बेंजीन जो है डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर। तीसरा में से देगा, चौथा में से देगा, तो रोटेशन कहाँ होगा, पहले से दूसरे और तीसरे की तरफ होगा, पहले से दूसरे और तीसरे की तरफ होगा। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें, यहां पर हम देखें तो रोटेशन कैसा है, अपोजिट है। रोटेशन कैसा है, अपोजिट है, घड़ी के विपरीत है। अब यहां चेक करते हैं कि जहां Br लगा वहां पर OH लगा, अगर इसका रोटेशन भी अपोजिट हुआ तो ये कौन सा रूप होगा, D रूप होगा। तो चेक करो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। भाई जिसका अणुभार ज्यादा, ऑक्सीजन एटम का देखना, मैं ऑक्सीजन एटम का ज्यादा होता है 16, इसका 12 होता है, लेकिन कार्बन का 12 होता है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रोटेशन होगा, फर्स्ट से सेकंड थर्ड को, यानी कि जैसा पहले था वैसा का वैसा। इसका मतलब रिटेंशन प्रोडक्ट कौन सा होता है, घड़ी के अपोजिट है, तो L रूप होगा, L फॉर्म होगा या नहीं होगा, L रूप बन रहा है। अटैक बैक साइड से भी होगा, तो इसको आप पहला कहोगे, इसे आप दूसरा कहोगे, इसे आप तीसरा कहोगे और इसे आप चौथा कहोगे। रोटेशन कैसा होगा, पहले से दूसरे की ओर। भाई घड़ी के विपरीत चल रहा है, घड़ी की दिशा में चल रहा है, बोलो ऐसे चल रहा है, घड़ी के अपोजिट हो गया तो कैसा हो गया, घड़ी के अपोजिट। इसको उधर दिखाना है ना, सॉरी उसको ऐसे दिखाना है, क्योंकि जंप करके जाएगा तो ये हाइड्रोजन और ये C6H5 जंप करके जाएगा, ये उधर जंप करके जाएगा। तो फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको फोर्थ, तो पहले फर्स्ट से थर्ड की ओर, मतलब सेकंड से इस तरह जाएगा, फर्स्ट से सेकंड की ओर, क्योंकि थर्ड की ओर जाएगा, फोर्थ की ओर नहीं जाएगा। तो अब रोटेशन ऐसा हो रहा है, घड़ी की डायरेक्शन हो रहा है, ऐसे तो घड़ी चलती है, ऐसे सुई, तो ये D रूप होगा, D फॉर्म, यानी कि दोनों बन रहे, D भी बन रहा है और L बन रहा है। तो मैंने बताया था जब D और L दोनों बनते हैं, D और L दोनों बनते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रैसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। कौन सा, रैसिमिक मिक्सचर। तो ये कौन सा मिक्सचर बनाता है, रैसिमिक मिक्सचर बनाया। आई बात समझ में कुछ, एसिडन का मैकेनिज्म समझ में आया। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए, आपको पता हो कि इसके अंदर क्या हुआ करता है, असमित कार्बन होना चाहिए। असमित कार्बन होगा, अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। तो आपको पता है अटैक दोनों साइड में हो सकता है, फ्रंट पे भी और बैक पे, फ्रंट भी दिखा दिया और बैक भी दिखा दिया। जहां Br था वहीं पर OH लग गया तो हम रिटेंशन बोलते हैं, जहां Br है उसके अपोजिट OH लग गया तो हम इन्वर्जन बोलते हैं। मैकेनिज्म में देखा तो Br धीरे धीरे ब्रेक हुआ, कार्बन प्लस आया, कार्बोकेटाइन बना। अटैक फ्रंट से भी हो सकता था और बैक से भी हो सकता था, फ्रंट से भी दिखाया और बैक से भी दिखाया। दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक हमारे पास होता है इन्वर्जन और एक होता है हमारे पास रिटेंशन। बात समझ में आ गई, इसे मैं रफ करूं, चलो इसे नोट करो। पॉज करके नोट करिए।
अब हम बात करते हैं इसके रेट की। थोड़ा लंबा लेक्चर हो रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसमें मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर इस बार C2H5 हो गया, इस बार CH3 हो गया और Br हो गया, राइट। ये चीजें हमने अटैक कराया न्यूक्लियोफाइल का OH- का। अब OH- एक कायरल कार्बन है तो दो तरह से अटैक करेगा, फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक साइड से भी अटैक करेगा, दोनों साइड से। तो एक बार फ्रंट पे दिखा दिया हमने और एक बार बैक पे दिखा दिया। C6H5C, C2H5 और CH3 यहाँ पर दिखा दिया OH। इस सब क्या जैसा था वैसे का वैसे रहा, तो सब क्या बोलेंगे, इन्वर्जन, सॉरी रिटेंशन। जैसा है वैसे का वैसे रहा तो सब क्या बोलेंगे, रिटेंशन, रिटेंशन, राइट। अगर OH बैक साइड लगेगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये OH इधर लगा दिया और यहाँ पर हमें क्या मिला, C2H5, यहाँ पर मिला CH3 और यहाँ पर मिला हमारे पास C6H5। अपोजिट अटैक हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इनवर्स। देखिए मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, प्रोडक्ट दोनों बनते हैं। रैसिमिक मिक्सचर उन्हें बोलते हैं, रैसिमिक मिक्सचर उन्हें बोलते हैं जिसमें 50% तो एल बन रहा हो और 50% कौन सा बन रहा हो, डी ग्रुप बन रहा हो। अगर ये डी 50-50% है तो ये मिश्रण क्या कहलाता है, रैसिमिक मिक्सचर कहलाता है। लेकिन हमारे पास अगर आप थोड़ा फील करो कि भाई Br यहाँ से हट रहा है, धीरे धीरे लिविंग ग्रुप में हट रहा है, OH भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंड्रेंस तो होगा, कहीं ना कहीं OH के चांस पीछे से ज्यादा होंगे अटैक करने के। थोड़ा बात को समझिए, ये प्लस है, यहाँ पर एक P ब्लॉक है, इस तरह से P कक्षा खाली है, ये C2H5 है, यहाँ पर C6H5 है और यहाँ पर H और इस पर प्लस है। तो कहीं ना कहीं ये जो Br पे माइनस है वो प्लस से मोहब्बत करता होगा, कहीं ना कहीं ये प्लस इस Br को अपने पास ही रखे हुए है। कब तक, जब तक OH- अटैक ना कर दे, इसे कहीं से इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। अब OH- आ रहा है, यहाँ पर Br पहले से आसपास ही है इसके, हालांकि निकल चुका है, खाली हो चुका है, पर आसपास ही। यहाँ से अटैक करने के चांस थोड़े से कम होंगे, पीछे से अटैक करने के चांस ज्यादा होंगे। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, OH जाएगा तो इसके बीच क्या होगा, थोड़ा सा प्रतिकर्षण होगा। पीछे से जाएगा तो कोई भी माइनस नहीं है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, आराम से जाकर अटैक कर देगा। मतलब यहाँ पर इसको प्रतिकर्षित करने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर इसे प्रतिकर्षित करने वाला कौन है, Br। इसका मतलब यहाँ पर चांस कम है अटैक होने के, यहाँ पर अटैक होने के चांस ज्यादा है। भाई यहाँ पर अटैक होने के चांस ज्यादा है तो ये ज्यादा मात्रा में बन जाएगा, यहाँ पर कम है तो ये कम मात्रा में बन जाएगा। तो ध्यान रखना, रिटेंशन प्रोडक्ट लगभग बनता है 40% लगभग, और ये बनता है इन्वर्जन लगभग 60%। हाँ, अभी मैंने कहा रैसिमिक मिक्सचर बनता है 50% L बनता है, 50% D बनता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कुछ बुकों में दे रखा है कि 50% L बनेगा और 50% D बनेगा, लेकिन अगर आप अच्छी स्टैंडर्ड की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि इन्वर्जन ज्यादा बनेगा रिटेंशन से। तो अगर आपसे पूछने लगे कि मतलब SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करें तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, इन्वर्जन होगा या रिटेंशन होगा, या दोनों बराबर अमाउंट में होंगे? तो ध्यान रखना, इन्वर्जन ज्यादा अमाउंट में बनता है, रिटेंशन कम अमाउंट में बनता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पर थोड़ा सा हिंड्रेंस होगा, प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण नहीं होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ। तो इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये, काम की चीज थी, चीज बड़ी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं SN1 अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले का। यहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर। SN1 अभिक्रिया के
वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो एसिनोल अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं? पहला, एल्किल हैलाइड की नेचर, एल्किल हैलाइड की प्रकृति। एल्किल हैलाइड कैसी प्रकृति का? मतलब जब एल्किल हैलाइड ब्रेक होता है तो R पे प्लस आता है और X पे माइनस आता है, मतलब ये हमें कार्बोकेटाइन देगा। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मैं ये पे लिख देता हूं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। तो जो रेट है, ये मैंने पहले भी बताया था, रेट जो वेग है वो डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के, कार्बोकेटाइन के बनने के, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट वेग अनुक्रमानुपाती होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना एल्किल हैलाइड स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, रेट उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। समझ रहे? SN1 अभिक्रिया उतनी ही ज्यादा देगा, रेट जितनी ज्यादा होगी SN1 अभिक्रिया उतनी ज्यादा देगा। मतलब ये बात कही गई कि जो एल्किल हैलाइड स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा, वो उतनी ही ज्यादा SN1 अभिक्रिया देगा। बात समझ में आ गई? समझ रहे? अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व के स्थायित्व का, तो ये याद रखना है आज। कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो C6H5, C6H5 और C6H5+। मतलब जब बेंजीन कार्बोकेटाइन से जुड़ी हो इस तरह से, एक बेंजीन इधर से जुड़ जाए, एक बेंजीन इधर से जुड़ जाए, एक बेंजीन इधर से जुड़ जाए और इस पर क्या आ जाए प्लस, ये कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होगा, जितना स्थायी होगा, SN1 अभिक्रिया उतनी ज्यादा देगा। ये बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन। कैसे? भाई रेजोनेंस करेगा, 3 रेजोनेंस यहां देगा, 3 यहां देगा, 3 यहां देगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा, तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो जाता है इसके अंदर। और रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, अनुनाद जितना ज्यादा, स्थायित्व उतना ही ज्यादा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। किससे ज्यादा स्टेबल होगा? देखते हैं C6H5C, C6H5CH3+ ये किससे ज्यादा स्टेबल होगा? अगर यहां पे मैं CH3 रख दूं, थोड़ा बात को समझना, C6H5CH3, यहां पे मैंने क्या रख दिया CH3+। देख रहे होंगे ये कार्बन कैसा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, 1 2 3, लेकिन 3 डिग्री में कौन सा होगा? बेंजाइलिक होगा, क्योंकि बेंजीन इस कार्बन से जुड़ी है, तो बेंजाइलिक कार्बन चल रहा है, 3 डिग्री बेंजाइलिक। अगर मैं 2 डिग्री बेंजाइलिक कर दूं, यहां पर CH3 और यहां पर H+, अब ये वाला कार्बन इससे जुड़ रहा है और इससे जुड़ रहा है, क्या है? 2 डिग्री बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन। भाई बेंजाइलिक किसे बोलते हैं? बेंजीन जिस कार्बन से जुड़ते हैं उसे बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। बेंजाइलिक का प्लस है इसलिए बेंजाइलिक होगा। तो ध्यान रखना, ये बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल होगा इससे, ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, और ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे, और इससे कम स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा बेंजाइलिक से, C6H5CH2+, बस इससे बेंजीन जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे मैं यहां दिखा रहा हूं, वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे? एलाइन से। किससे? एलाइन से। एलाइन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2+।
एलाइन, एलाइन मतलब डबल से नेक्स्ट कार्बन को एलाइन कार्बन बोलते हैं, डबल से नेक्स्ट को क्या बोलते हैं, एलाइन। और ये ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 1 से 1 ज्यादा स्टेबल होता है मिथाइल आयन से। मैंने सारा लिखवा दिया, लेकिन 12th लेवल की अगर बात की जाए तो आपको ये पता होना चाहिए SN1 का ऑर्डर, SN1 का ऑर्डर कि SN1 ज्यादा कौन देता है। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा होता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज्यादा होता है CH3+ से। एक्चुअल में तो आपको 12th लेवल तक तो बस इतना तो कम से कम पता हो कि SN1 में 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 2 डिग्री से, 2 की ज्यादा होती है 1 से, और 1 की ज्यादा होती है CH3+। तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन SN1 अभिक्रिया उतनी ज्यादा देगा। मैं एक दो क्वेश्चन भी करा देता हूं आपको, आप इसे नोट करें, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सिर्फ करूं, बहुत अच्छे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखो। चलिए एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन SN1 अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया फास्टली देता है, तेज देता है, तेज देता है, फास्ट। निम्न में से SN1 अभिक्रिया कौन फास्ट देता है? ऑप्शन ए है C6H5, C6H5 राइट, CH3, एक है। बी ऑप्शन है C6H5 CH3 Br। ऑप्शन सी है C6H5 CH2 Br, और ऑप्शन डी है CH3 Br। ये हमारे पास है। हमें बताना है कि SN1 अभिक्रिया कौन तेज देता है। तो हमने देखा कि इसके अंदर यहाँ पर बेंजीन जुड़ी हुई है, एक बेंजीन यहाँ जुड़ी हुई है, तो बेंजीन भाई इस पे प्लस होगा ना, इस पे माइनस, तो इसके चारों बेंजीन है। जितनी बेंजीन ज्यादा होगी रेजोनेंस उतना ज्यादा होगा, अनुनाद उतना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसके अंदर एक बेंजीन है और एक CH3 है, तो ज्यादा रेजोनेंस तो यहाँ हो गया, इस पे माइनस और इस पे प्लस, राइट। यहां पर अगर हम देखूंगा तो यहां पर एक बेंजीन है, कितनी, एक बेंजीन है, और क्या है, कोई भी और हाइड्रोजन लगा हुआ है। ओपन करके देखते हैं इसको, ये इस तरह से मैं आपको सही समझा देता हूं। ये ऐसे, इस पे प्लस है, ये हाइड्रोजन है, और ये ऐसे, चेक, ये ऐसे, प्लस और Br पे माइनस। Br को दिखाएंगे, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा SN1 अभिक्रिया उतनी तेजी से देगी। SN1 का ऑर्डर मैंने आपको भी बता ही दिया, कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, ये प्लस। इसके अंदर ये 1 डिग्री बेंजाइन है, केवल रेजोनेंस होता है, इसमें रेजोनेंस है। और ये जो CH3 होता है, CH3 ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। तो 3 तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, 3 तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, 3 हाइड्रोजन है, और रेजोनेंस होगा। इसके अंदर दोनों रेजोनेंस है, रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, रेजोनेंस। तो इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, इसमें ओनली रेजोनेंस है। और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कितना होगा, 3 3 6 और 3 9, तो इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनती है, जबकि इसके अंदर केवल रेजोनेंस है। तो इसकी जो 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर की वजह से, संरचना की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है 1 डिग्री बेंजाइन से। लेकिन
1 डिग्री बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री, बट 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल नहीं होता है क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ क्या लग रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, और यहाँ तो रेजोनेंस से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो होगा ए, उसके बाद स्टेबल होगा बी, उसके बाद स्टेबल होगा डी, और सबसे कम स्टेबल होगा सी। तो SN1 अभिक्रिया सबसे ज्यादा कौन देगा, ए, और सबसे कम कौन देगा, सी देगा। यानी कि जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा SN1 अभिक्रिया उतनी ज्यादा देगा। तो ज्यादा कौन देगा, ए ज्यादा देगा और सी कम देगा। बात समझ में आई? चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जल्दी से नोट करो आप इसको। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। मान के चले आप, एक है मेरे पास ऑप्शन ए CH3 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 और Br, बी ऑप्शन है हमारे पास CH3 CH2 Br, सी ऑप्शन है हमारे पास CH3 CH CH3 प्लस, और डी ऑप्शन है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। ये चार ऑप्शन है, इसमें हमें बताना है कि कौन SN1 अभिक्रिया ज्यादा देगा। तो ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है क्योंकि Br जिस कार्बन जुड़ा है वो केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये सॉरी Br लगा, ये कितना है भाई, इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस, तो ये कितना है 2 डिग्री है, और इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। यहाँ पर रेजोनेंस होगा बेंजाइलिक कार्बन, यहाँ प्लस आएगा, ये बॉन्ड को अपने शिफ्ट करेगा, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 से, लेकिन 2 से भी ज्यादा स्टेबल होगा बेंजाइलिक। कौन होगा, बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है। फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, 3 डिग्री, तो इसलिए SN1 अभिक्रिया फास्ट कौन देगा, 1 डिग्री, मतलब सॉरी 3 डिग्री, ए ज्यादा देगा। किससे फास्ट देगा ये, बेंजाइलिक से। बेंजाइलिक किससे ज्यादा देगा, 2 डिग्री से। 2 डिग्री किससे ज्यादा देगा, 1 डिग्री से। बना सकते हैं आप ऑर्डर, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है इसलिए 3 डिग्री SN1 अभिक्रिया फास्ट होती है। दूसरा, इसे नोट करो आप जल्दी से, नोट करो। इसके बाद हम बात करते हैं लिविंग ग्रुप की। लिविंग ग्रुप मतलब हमारे पास ये जो Rx है, अगर हम रेट की बात करेंगे तो x का निकालना जितना आसान होगा, R पे जितनी आराम से प्लस आएगा, मतलब x का निकालना, ये लिविंग ग्रुप है ना, बताया था आपको। तो x का निकालना जितना आसान होगा उतनी तेजी से रिएक्शन हो जाएगी। ये x का, यही तो धीरे धीरे किसी बॉन्ड का तो ब्रेक होना मुश्किल हो रहा है, प्रोडक्ट एकदम बन गया था। रेट इस पे तो डिपेंड करेगा, ये जितनी स्लो से टूटेगा, ये जितनी स्लो टूटेगा SN1 अभिक्रिया उतनी देर से होगी, ये जितनी जल्दी टूट जाएगा SN1 अभिक्रिया उतनी तेजी से हो जाएगी। मतलब डिपेंड कर रहा है लिविंग ग्रुप पे, जितनी तेजी से X बाहर हो जाएगा रिएक्शन उतनी तेजी से हो जाएगी, जितनी देर से बाहर होगा रिएक्शन उतनी लेट होगी। तो लिविंग ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है। मैंने बताया था लिविंग ग्रुप आपको, जब हम X की बात कर रहे थे तो Ri बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, Br से Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl से Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, F से। क्यों? क्योंकि बताया था मैंने वीक बेस बेस्ट लिविंग ग्रुप, वीक बेस दुर्बल क्षार अच्छा लिविंग ग्रुप। दुर्बल क्षार मतलब I का साइज बहुत बड़ा होता है, Br का साइज थोड़ा छोटा होगा, Cl का साइज और छोटा होगा, F का साइज और छोटा होगा। ये इतने बड़े साइज पे माइनस है, ये इतने छोटे साइज पे माइनस है। माइनस जितना ज्यादा होगा बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने की वजह से, भाई महसूस तो कम होगी ना, मतलब एक छोटी सी बॉल पे आप एक ड्रॉप डाले पानी की और एक बड़ी बॉल पे ड्रॉप डाले पानी की, तो बड़ी बॉल पे तो पता भी नहीं चलने का उसका, और छोटी पे आपको बहुत ज्यादा महसूस होगी। तो इसका मतलब वहां पर ड्रॉप तो एक ही है, लेकिन साइज बढ़ने की वजह से उस पानी की ड्रॉप की
डेंसिटी क्या होगी, कम, मतलब डेंसिटी मतलब महसूस कम हो रहा है। तो ध्यान रखना है, चार्ज कम महसूस होगा इसलिए वीक बेस हो गया, और यहाँ चार्ज ज्यादा महसूस होगा इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो वीक बेस बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो आर आई अच्छा लिविंग ग्रुप है बीआर से, बीआर अच्छा है सीएल से, सीएल अच्छा है एफ से, मतलब एसएनओ अभिक्रिया आर आई ज्यादा देगा बीआर से, बीआर ज्यादा देगा सीएल से, और सीएल ज्यादा देगा एफ से। ये ध्यान रखना है, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए लास्ट में आ गया हमारे पास, लास्ट में आ गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति, यानी कि विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। जो हमने बताया था ना पोलर प्रोटिक होना चाहिए विलायक की प्रकृति, क्या बात करी थी हमने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब बात करते हैं पोलर का मतलब क्या होता है। जो हमारे पास ये जो RX होता है इसके बॉन्ड को वीक करने में पोलर चीजें, जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट इन R और X के बीच के बॉन्ड को वीक करता है। जैसे मान लीजिए H2 है, H2 को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मतलब एज ए सॉल्वेंट है विलायक है, और विलायक का काम क्या होता है, विलायक की प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, मतलब दो चीजों के बीच जो प्लस माइनस का बल लग रहा है, वैद्युत स्थैतिक बल जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, उसको कमजोर करता है। वाटर क्या काम करता है, अगर मैं इसको RX को वाटर में डाल दूं तो वाटर क्या काम करेगा, इन दोनों के बीच के फोर्स को कमजोर कर देगा। कितना कमजोर कर देगा, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81 गुना कम कर देगा। मतलब अगर ये बॉन्ड 80 सेकंड में टूट रहा है और अगर वाटर में डाल दिया आपने तो 1 सेकंड में बॉन्ड टूट जाएगा। अगर 80 सेकंड में बॉन्ड टूट रहा है, वाटर के अंदर डाल दिया तो कितने सेकंड में टूट जाएगा, 1 सेकंड में। तो बहुत तेजी से करा देना वाटर ने, बहुत तेजी से करा देना, क्योंकि बॉन्ड को बहुत तेजी से तोड़ दिया इनके बीच के बॉन्ड। तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मतलब सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है कि बॉन्ड कितनी इजीली टूटेगा। जैसे सॉल्वेंट में डालोगे, जैसे विलायक में डालोगे, उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा होगी इनके बीच का बॉन्ड उतना ही कमजोर हो जाएगा, ब्रेक होना उतना ही आसान होगा। मतलब ये है कि एक हमारे पास H2 है सॉल्वेंट, एक मेरे पास C2H5OH है, एक मेरे पास एसिटिक एसिड है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, मान के चलो इसका होता है चलो 35 और इसका होता है 5। तो ये 80 गुना इसके फोर्स को कमजोर कर देगा, ये 35 गुना इसके फोर्स को कमजोर करेगा, और ये 5 गुना ही इसके फोर्स को कमजोर करेगा। तो 80 गुना कर रहा है ना, तो अगर मैं इसको वाटर में डाल दूं तो तेजी से रिएक्शन हो जाएगी। किससे ज्यादा तेज होगी, एथिल अल्कोहल से, और एथिल अल्कोहल से ज्यादा तेज होगी एसिटिक एसिड। यानी कि अगर आपसे पूछ लेंगे बताओ कौन सा सॉल्वेंट एसिड अभिक्रिया तेजी से कराता है, तो जिसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मतलब डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का हिंदी में नाम होता है प्रावैद्युतांक। जिसकी प्रावैद्युतांक गुण जितना ज्यादा होगा एसिड अभिक्रिया उतनी तेजी से कराएगा। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, एथिल अल्कोहल का 35, एसिटिक एसिड का 5। तो वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होने की वजह से तेजी से इसके बॉन्ड को वीक करेगा, और ये एसिड अभिक्रिया बहुत तेजी से करा देगा। किससे तेजी से, एथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कराएगा एसिटिक एसिड से। बात समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा प्रोटिक का मतलब क्या होता है भाई, जब R पे प्लस आएगा और X पे माइनस, तो जब दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला होगा तो हो सकता है ये भी तो वापस कर सकता था इस पे अटैक, तो इसको हटाना पड़ेगा। वो प्रोटिक मतलब जब प्रोटॉन X को क्या करेंगे, जो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा H+ होगा, जैसे मान लीजिए वाटर है ये इस तरह से, वो चारों ओर से इसको घेर लेगा, चारों ओर से इसको क्या कर लेगा, घेरेगा। पार्शियल पॉजिटिव होता है ना, इसमें पार्शियल नेगेटिव, पोलर प्रोटिक होगा ना, इसको चारों ओर से घेर लेगा इस तरह से, ये इस तरह से इसको चारों ओर से घेर लेगा, इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स कर लेगा इस तरह से। समझ में आ रही बात? तो पोलर प्रोटिक मतलब ये प्रोटॉन देगा तो इसमें प्लस आएगा, प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बनाएगा, तो ये चारों ओर से इसको घेर लेगा, इसे प्रोटेक्शन दे देगा, मतलब इसका वापस अटैक नहीं होने देगा। भाई ये इसमें माइनस है, ये भी तो वापस कार्बोकेटाइन पर अटैक कर सकता था। तो प्रोटिक का मतलब क्या हुआ,
कि जब इसने ये माइनस बाहर हो गया, x माइनस बाहर हो गया, तो जैसे बाहर हो गया तो प्रोटीन मतलब प्रोटॉन ने क्या करा, इसको चारों ओर से घेर लिया, इसको चारों ओर से घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया। राइट, समझ पा रहे हो? अब बात समझ में आ गई कि विलायक की प्रकृति क्यों जरूरी है, और विलायक कैसा लेंगे हम, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेंगे। पोलर मतलब पोलर क्या काम करेगा, इसके बीच के फोर्स को कमजोर करेगा, और जैसे x पे माइनस आएगा तो प्रोटिक क्या करेगा, उस प्रोटॉन क्या काम करेगा, इस x को चारों ओर से घेर लेगा, प्रोटेक्शन दे देगा, तो वापस इसका अटैक नहीं होगा, किसी न्यूक्लियोफाइल का जाकर अटैक होगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।